हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के इस सेशन में आइए डिस्कस करते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर। लेकिन उसके पहले 28 अप्रैल यानी कि कल के करंट अफेयर से एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये बताइए कि सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और दोबारा से इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट करते रहिएगा। विश्व स्टेशनरी दिवस मनाया गया, अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया इसे? देखिए फ्रेंड्स, इसे 2022 में मनाया गया है 27 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो याद रखना कि प्रत्येक वर्ष 27 अप्रैल को ही विश्व स्टेशनरी दिवस नहीं मनाया जाता है। विश्व स्टेशनरी दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम बुधवार को, और यह दिन स्टेशनरी के उपयोग को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए समर्थकों के द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। मतलब कहता है ये दिवस कि जो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग है उसको सीमित करिए, स्टेशनरी का भी उपयोग आपको करना चाहिए। वर्ष 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम बुधवार को विश्व स्टेशनरी दिवस मनाया जाता है, और यह दिन मैग्ना कार्टा के निर्माण की 800वीं वर्षगांठ का एक सम्मान देने के लिए इसको चुना गया है। मैग्ना कार्टा ब्रिटिश इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेजों में से एक है। हस्तलिखित दस्तावेजों की लंबी उम्र दिखाने और जताने के लिए यह एक उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप है। तो मैग्ना कार्टा सन 1215 में बनाया गया था। तो सन 1215 से लेकर अब तक ये बना हुआ है, और यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम बुधवार को स्टेशनरी के उपयोग को समझाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्टेशनरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी दिवस से ही संबंधित है। प्रश्न है कि हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 28 अप्रैल को, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस दुनिया भर में व्यावसायिक बीमारियों और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करने के तरीकों के बारे में जागरूकता और प्रचार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम यानी कि विषय क्या है? सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद, यानी कि पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। पहली बार इसे मनाया गया था 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर नीचे आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गाय राइडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक थे, मतलब इसकी जो स्थापना हुई वो पेरिस में हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1919 में। याद रखना, उसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था भारत में, जिस वर्ष आईएलओ की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब मनाया गया? तो तीसरा प्रश्न भी दिवस से ही संबंधित है। हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया गया। तो ये दिवस भी मनाया गया था कब? 28 अप्रैल को ही। और इसकी थीम क्या रही? थीम है एक्सेस एंड सेफ्टी। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष अप्रैल में चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे को आईसीटी डे के रूप में चिन्हित किया गया है, यानी कि अप्रैल का जो चौथा गुरुवार होता है उसी दिन इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 28 अप्रैल को मनाया गया है, और इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे का जो उद्देश्य है क्या है? प्रौद्योगिकी में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना। और इस वर्ष की थीम क्या है? पहुंच और सुरक्षा, एक्सेस एंड सेफ्टी। तो याद रखना कि इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे ये प्रतिवर्ष होता है अप्रैल के चौथे गुरुवार को। 2022 में इसे 28 अप्रैल को मनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद से आज़ादी की अमृत कहानियां नामक पहल के तहत लघु वीडियो की सीरीज यानी कि श्रृंखला को स्टार्ट किया है?
तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज है ये आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेटफ्लिक्स इंडिया पर आपको आज़ादी की अमृत कहानियों के नाम से एक लघु वीडियो की सीरीज देखने को मिलेगी और इसकी शुरुआत किसी तरह की गई है, नेटफ्लिक्स इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो नेटफ्लिक्स और सूचना और प्रसारण मंत्रालय पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स, एनिमेशन और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके एक रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी करेंगे। इसके लिए किसी स्थान पर और वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो नेटफ्लिक्स पर आप इस सीरीज को देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती एल्विरा ब्रिटो का हाल ही में निधन हो गया है। एल्विरा ब्रिटो ये भारतीय हॉकी टीम की कभी कैप्टन रही थी, फिलहाल इनका निधन हो गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्विरा ब्रिटो का 81 साल की अवस्था में निधन हुआ है। उन्होंने 7 राष्ट्रीय खिताब जीतने के लिए कर्नाटक की घरेलू टीम का नेतृत्व किया था। वह एनी लम्सडन के बाद अर्जुन पुरस्कार कब मिला था उनको, 1965 से सम्मानित होने वाली दूसरी हॉकी यानी दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो पहला जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो एनी लम्सडन को मिला था। दूसरा अर्जुन पुरस्कार 1965 में जिस महिला हॉकी खिलाड़ी को मिला था उनका नाम एल्विरा ब्रिटो ही है। तो याद रखना फ्रेंड्स इसी के साथ कि भारत में प्रोटीन क्रिस्टेलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव विज्ञानी एम विजयन का भी रविवार को निधन हो गया है। वो 80 वर्ष के थे। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि INSA के अध्यक्ष रह चुके थे। विजयन ने भारत में मैक्रोमोलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के विकास में सहायता की थी। तो याद रखना ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही प्रमुख जीव विज्ञानी थे एम विजयन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी के लिए जाने जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। तो मवाई किबाकी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2002 से 2013 तक केन्या का नेतृत्व किया था। वर्ष 2007 उनके शासनकाल के दौरान हुए विवादित चुनाव के बाद खूनी जाति संघर्ष में 1100 से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि ऐसी अशांति को रोकने के लिए वहां पर एक नया संविधान संशोधन भी लागू किया गया था। उनका शासनकाल ऐसा शासनकाल था जिसके दौरान अनियंत्रित भ्रष्टाचार और प्रमुख परियोजनाओं पर भारी खर्च किया गया, जिससे केन्या काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया और केन्या पर काफ़ी कर्ज बढ़ गया। फिलहाल केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या में जो मुद्रा चलती है उसका नाम शिलिंग है और वर्तमान राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। उहुरु केन्याटा। हाल ही में किस मंत्रालय या संस्थान ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति की जारी की है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर से चल रहे हैं या 4 व्हीलर ही है, तो अगर आपको जो आपका जो ये मान लेते हैं आप एक बैटरी से चलने वाली यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक से कहीं जा रहे हैं, आपका जो चार्ज है वो ख़त्म हो गया, आपकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो गई, तो अब दोबारा से बैटरी को चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ सामने नया है। इसी को बढ़ावा देने के लिए यानी कि इसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक नया मसौदा लाया गया है कि वहाँ पर एक बैटरी का स्टेशन रहेगा जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होंगे, वहीं पर बैटरी भी होगी। वहाँ पर आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी को दीजिए और चार्ज बैटरी लगवा के आगे बढ़ जाइए। तो यह बैटरी स्वैपिंग मसौदा है और इसको जारी किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, याद रखना इसको। तो इस नीति के तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता मिलेगी। सेकेंड स्टेज में राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इस नीति को कवर किया जाएगा। नीति आयोग के बारे में मैंने कई बार आपको बताया। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन बेरी और CEO हैं अमिताभ कांत। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने सामाजिक जागरूकता अभियान यानी कि सांस का शुभारंभ किया है।
तो सांस का मतलब निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई, ये सांस का एक तरीके से फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। और सांस नामक इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है कहाँ पर, तो सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान को स्टार्ट किया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। SRS 2018 के अनुसार कर्नाटक में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, 28 है। तो इसे और कम करके 2025 तक 23 करने का लक्ष्य राज्य सरकार का रखा गया है कर्नाटक का। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निमोनिया मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों की मृत्यु दर 3 से कम करना भी इसका लक्ष्य है। तो याद रखना कि सांस नामक जो पहल है ये कर्नाटका सरकार ने 2022 में स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश कौन बना है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, यानी कि भारत। देखिए फ्रेंड्स, इस पेरिस पुस्तक महोत्सव में आयुर्वेद पर चर्चा करने के लिए कई भारतीय विद्वानों को आमंत्रित भी किया गया है। ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये कौन है? देखिए फ्रेंड्स, ये तस्वीर है बालकृष्ण महाराज की, तो ये भी वहाँ पर उपस्थित रहे। तो फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, भारत। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो पेरिस पुस्तक महोत्सव फ्रांस में आयोजित हुआ, कब से कब तक? 21 से लेकर 24 अप्रैल तक। मुख्य अतिथि देश बना भारत। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में यूरोपीय देशों और पश्चिमी सभ्यता की बहुलता के बीच भारतीय आयुर्वेद पर भी चर्चा की जा रही है। तो याद रखना, पेरिस पुस्तक महोत्सव का जो फोकस कंट्री है वो भारत है। फिर देखिए, ये आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न के बाद शुरू में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसको हम आंसर करेंगे। तो हाल ही में किस प्रदेश ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने पर समझौता किया है? सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये कम से कम 4 महीने पहले की बात है जब यह समझौता हुआ था नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भी एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से समझौता किया गया है। और ये जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा होगा ये हिमाचल प्रदेश के नागचला में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 3 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में? शिमला हवाई अड्डा है, कुल्लू हवाई अड्डा है और कांगड़ा हवाई अड्डा है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र अर्लेकर जो हैं ये वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने प्रश्न रखा था कि सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है आंद्रे रुब्लेव। आंद्रे रुब्लेव जो हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये रूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच भी सर्बिया के ही खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें नोवाक जोकोविच ने 2022 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन ये विंबलडन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि पूरे साल में 4 मेजर्स होते हैं, यानी कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्रम से इसको याद रखना, जो पहला होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होगा और चौथा कौन सा होगा? US ओपन होता है। तो अभी 1 हुआ है, बाकी 3 अभी 2022 में होने शेष हैं। और अगर बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की हो ही रही है तो आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ कि 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता था राफेल नडाल ने, फीमेल सिंगल्स का खिताब जीता था एशले बार्टी ने। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की थी मतलब अब ये संन्यास ले चुकी हैं, मतलब अब ये आगे कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं खेलेंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर लगातार अपडेट रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद वहाँ पर एक सबसे ऊपर ऑल का ऑप्शन आता है, उसको हिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।